तीव्र पुरुषार्थ और तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थ के बारे में अक्सर बहुत से लोगों को पूरी स्पष्टता नहीं होती है। कुछ लोग सोच सोच कर या तो वे मूंझते हैं और भारी होते हैं, या वे तीव्र पुरुषार्थ करना ही छोड़ देते हैं। प्रस्तुत विवेचन में हम तीव्र पुरुषार्थ की सही समझ को सरल तरीके से स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सामान्य जीवन में रहते हैं। हमारा जीवन निवृत्ति मार्ग वालों की तरह विरक्ति वाला जीवन नहीं है, जिनके विचार और व्यवहार सामान्य जीवन के विचार व्यवहार से बिल्कुल अलग ही होते हैं। उनका भी ज्ञान और योग का तीव्र पुरुषार्थ होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी अलग प्रकार की होती है। उनके शरीर और मन की केमिस्ट्री बिल्कुल अलग तरह से काम करती है। लेकिन जो सामान्य जीवन में रहते हैं, जिनकी सामान्य आहार विहारचर्या और कर्म व्यवहार है, उनके शरीर और मन की केमिस्ट्री बिल्कुल अलग ढंग से काम करती है। लेकिन लोग अपनी अपनी सामान्य समझ से तीव्र पुरुषार्थ करने में लग जाते हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन बहुत से तीव्र पुरुषार्थियों के जीवन में कुछ नकारात्मक प्रभाव आते हैं। उन्हें अनावश्यक रूप से उन नकारात्मक प्रभावों का सामना करने में अपना समय और शक्ति खर्च करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उन्हें स्वयं का, स्वयं की प्रकृति का या वातावरण का या कर्म व्यवहार का पूरा स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है। आज हम तीव्र पुरुषार्थ और पुरुषार्थी पर संक्षिप्त में स्पष्ट कर रहे हैं। तीव्र पुरुषार्थ का सीधा सा अर्थ होता है अपनी पूरी शक्ति से यत्नपूर्वक कर्म करना। वह कर्म किस गुणवत्ता का है, वह अलग विस्तार की बात है। पुरुषार्थ का सिर्फ इतना ही अर्थ होता है कि वह कर्म जो एक निश्चित दिशा में दृढ़तापूर्वक अपनी पूरी इच्छा शक्ति से किया जाता है, उसे ही तीव्र पुरुषार्थ कहते हैं। तीव्र पुरुषार्थ के क्षेत्र अनेक हो सकते हैं। वह विषय विस्तार का विषय है। प्रत्येक के तीव्र पुरुषार्थ की गति, स्पीड अलग अलग हो सकती है। वह भी विस्तार का विषय है। यहां हम केवल संक्षिप्त में विवेचन कर रहे हैं। हम जो तीव्र पुरुषार्थ की अवधारणा लेकर चलते हैं, उसका वास्तव भावार्थ क्या है? प्रायः हम तीव्र पुरुषार्थ के विषय को विशेषकर राजयोग तपस्या से जोड़कर देखते हैं। जरा विचार करें कि क्या हमारी यह अवधारणा बिल्कुल सही है। इसके उत्तर के दो पहलू हैं। कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन्हें हमें सामान्य और सामूहिक तौर पर भी अच्छी तरह समझना जरूरी होता है, और उन्हें हमें विशेष तौर पर भी समझना जरूरी होता है। तीव्र पुरुषार्थियों को तीव्र पुरुषार्थ और तीव्र पुरुषार्थियों की सही परिभाषा को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। एक पहलू कहता है कि नहीं, यह बिल्कुल सही नहीं है, यह यथार्थ समझ व पूरी समझ नहीं है। दूसरा पहलू कहता है कि हां, यह सही है, यह समझ भी पूरी समझ नहीं है। हालांकि तीव्र पुरुषार्थ सीधा संबंध योग तपस्या से ही है, लेकिन यह संबंध केवल ज्ञान योग की अवधारणा को मानने वालों के लिए सही है। लेकिन यह उनके लिए सही नहीं है जो कर्म योगी और ज्ञान योग की दोनों अवधारणा को मानने वाले लोग हैं। इसलिए तीव्र पुरुषार्थ को हमें कर्म योग और ज्ञान योग दोनों तरह से समझना होगा। तीव्र पुरुषार्थ की अवधारणा को जब हम कर्म की या कर्म व्यवहार की उच्चता और श्रेष्ठता सांचे में रखकर देखते हैं, तब हमें तीव्र पुरुषार्थ और तीव्र पुरुषार्थी के उस रूप का भी पता चलता है जो एक अलग ही आयाम में अपनी तीव्र पुरुषार्थ की पकड़ रखता है। इसीलिए उस अर्थ में कर्म व्यवहार की श्रेष्ठता और उच्चता का संबंध भी तीव्र पुरुषार्थ और तीव्र पुरुषार्थी से ही है। लेकिन कर्म की ऐसी उच्चता श्रेष्ठता के लिए भी एक निश्चित किस्म की, एक निश्चित लेवल की आत्मिक स्थिति की बेसिक योग्यता भी जरूरी होती है। यह स्वाभाविक सी बात है। वैसी योग्यता के लिए हम केवल एक संभावित अनिवार्य आंकड़ा बता सकते हैं। व्यक्ति की कर्म में और कर्म व्यवहार में कार्मिक उच्चता श्रेष्ठता तभी हो सकती है जब उसके अंदर कम से कम 65% आत्मिक स्थिति की श्रेष्ठता होगी। कम से कम 91% योग की स्थिति का लेवल कर्मयोगी के लिए अनिवार्य है। योग कर्मसु कौशलम जो कहा गया है, उसका इशारा सिर्फ इतना ही है। कर्मों की कुशलता अर्थ कर्मयोग के कम से कम 21% तो योग की स्थिति होनी ही चाहिए, अन्यथा कर्म की बहुआयामी श्रेष्ठता का हो पाना संभव नहीं है। इसे कर्मयोग की उच्चता या श्रेष्ठता कहते हैं। यदि आत्माओं के योग की स्थिति का लेवल 1% से कम परसेंट वाला होता है, तो योग की स्थिति का लेवल
1% से कम परसेंट का होने के कारण उनके द्वारा कर्म तो श्रेष्ठ होंगे, लेकिन उनके कर्मों में उस लेवल की उच्चता और गहनता नहीं होगी जो तीव्र पुरुषार्थ और तीव्र पुरुषार्थी के लिए अनिवार्य है। इसलिए हम ऐसा मानकर चलें कि 1% योग की स्थिति होते हुए कर्म की श्रेष्ठता और उच्चता की भी अपनी एक तीव्रता होती है। ऐसी आत्माएं किसी भी कर्म विशेष में अपना 100% समय और ऊर्जा लगाती हैं। उनके वे कर्म क्वालिटी वाले भी होते हैं। उनके लिए कर्म का तीव्र पुरुषार्थ उनकी प्रायोरिटी हो जाता है। उनके लिए ज्ञान योग को तीव्र गति से बढ़ाने का पुरुषार्थ गौण सेकेंडरी हो जाता है। इसलिए उनको हम कर्म क्षेत्र में कर्मणा में ज्यादा सक्रिय रूप से प्रत्यक्ष होंगे। वे ज्ञान योग के पुरुषार्थ के कर्म में कम प्रत्यक्ष होंगे। उनके द्वारा वह श्रेष्ठ और उच्च कर्मों की तीव्रता भी तीव्र पुरुषार्थ ही होती है। इसमें भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। तीव्र पुरुषार्थी कर्म योगियों के कर्म अनेक प्रकार के हो सकते हैं। किसी का कुछ, किसी कुछ। किसी भी एक या एक से अधिक गुणवत्ता वाले कर्मों में योग की स्थिति में रहते हुए अपनी पूरी शक्ति के साथ पुरुषार्थ करके निपुण होना ही तीव्र पुरुषार्थी होना है। इसमें केवल किसी एक या दो प्रकार कर्मों की बात नहीं है। हर तीव्र पुरुषार्थी कर्मयोगी अपने अपने व्यक्तित्व और स्वभाव के अनुसार ही अपने कर्म क्षेत्र का चुनाव करता है। सबके कर्मयोगी तीव्र पुरुषार्थियों के लिए कर्मों के विषय के बारे में कोई एक निश्चित मापदंड नहीं किया जा सकता है। कर्मयोगी तीव्र पुरुषार्थी में अपनी अपनी तरह से श्रेष्ठ कर्म या कर्मों का तीव्र पुरुषार्थ कर सकते हैं। यह सब उनके प्रधान गुण, स्वभाव, व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। सब कर्मयोगी तीव्र पुरुषार्थी एक ही जैसा, एक ही प्रकार की कर्मचर्या पर नहीं चल सकते हैं। सबके अपने अपने प्रधान गुण और स्वभाव के आधार पर सबकी अपनी अपनी भिन्न भिन्न कर्मचर्या हो सकती है। राजयोग का तीव्र पुरुषार्थ करने वालों के बारे में भी हमें समझ स्पष्ट होनी चाहिए। राजयोग का तीव्र पुरुषार्थ करने का भावार्थ है ज्ञान की समझ और राजयोग के दिव्य अनुभवों को तीव्र गति से बढ़ाना। उनके लिए ज्ञान योग के पुरुषार्थ को बढ़ाना उनकी प्रायोरिटी हो जाता है। उनके लिए कर्म योग का विषय गौण सेकेंडरी हो जाता है। लेकिन फिर भी उनकी कर्म योग की स्थिति कम से कम परसेंट तक होनी चाहिए। वे अपना अधिक समय और अधिक ऊर्जा ज्ञान की गहन समझ और राजयोग के दिव्य अनुभवों को तीव्र गति बढ़ाने में लगाते हैं। उनके कर्म व्यवहार का क्षेत्र तुलनात्मक रूप से सीमित हो जाता है। राजयोग अर्थात ज्ञान योग के तीव्र पुरुषार्थ करने वालों की भी अपनी अपनी प्रकृति होती है। सभी तीव्र पुरुषार्थी भी अनेक जन्मों की, हजारों वर्षों की एक लंबी यात्रा के द्वार से गुजरते हुए आए हैं। उनके मन, बुद्धि और भौतिक शरीरों का बना हुआ अनेक जन्मों का अलग अलग पैटर्न है। उसके अनुसार उनकी शरीर मन की केमिस्ट्री बनी हुई है। वह पैटर्न उनके अंतर्मन में रिकॉर्डेड है। इसलिए ही ज्ञान योग के तीव्र पुरुषार्थियों के तीव्र पुरुषार्थ के कर्म में भी अनेक भिन्नताएं हो सकती हैं। सब अलग तरह से अपना अपना तीव्र पुरुषार्थ करते हैं। राजयोग ज्ञान योग का तीव्र पुरुषार्थ करने वालों के लिए यह नहीं कहा जा सकता है कि उन सभी को एक जैसा ही तीव्र पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे कर्म योग के तीव्र पुरुषार्थियों की कर्मचर्या और जीवन शैली अलग अलग होती है, ठीक वैसे ही राजयोग और ज्ञान योग के तीव्र पुरुषार्थियों की जीवन शैली में थोड़ा अंतर जरूर होगा। उनके ज्ञान को समझने में अंतर होगा, उनके राजयोग के अनुभव करने में अंतर होगा, उनकी सबकी रूटीन दिनचर्या में भी अंतर हो सकता है। उनके शरीर और मन की केमिस्ट्री में अंतर होता है, जिसको हम एक शब्द में संस्कार में अंतर होना कहते हैं। उनके स्वभाव संस्कारों के अनुसार उनकी मूलभूत जरूरतों में भी थोड़ा अंतर हो सकता है। उनके स्वभाव संस्कार में भी थोड़ा अंतर हो सकता है। उनकी नींद के रूटीन में भी अंतर हो सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि नींद के पूरे 8 घंटों में से 2 घंटों का समय ऐसा होता है जब व्यक्ति के शरीर का तापमान 2 डिग्री नीचे आ जाता है। वह 2 घंटे का समय ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन वह 2 डिग्री तापमान नीचे गिरने का समय सबका अलग अलग समय पर हो सकता है। इसलिए ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है सबके नींद और विश्राम का समय एक जैसा ही हो। सबके नींद की गहराई और नींद की जरूरत का समय अलग अलग हो सकता है। नींद को कम करने में जबरदस्ती कभी नहीं करें।
जैसे जैसे योग की गहरे और दिव्य अनुभव बढ़ते जाते हैं और शरीर की आयु बढ़ती जाती है, नींद का समय अपने आप स्वतः ही कम होता जाता है। सबके योग का अभ्यास करने का समय भी अलग अलग समय हो सकता है। पूरे 24 घंटों में से प्रत्येक व्यक्ति के स्वयं को अधिक ऊर्जावान और तरोताजा अनुभव करने का समय 2 घंटे का होता है। वह समय सबका अलग अलग हो सकता है। उसे स्वयं ही स्वयं को चेक करना होता है। किसी के लिए सुबह अमृत वेला का समय, किसी के लिए दोपहर समय, दोपहर बाद का समय, किसी के लिए संध्या का समय और किसी के लिए रात्रि का समय हो सकता है। आप इससे ही समझ सकते हैं कि प्रत्येक देश में अमृत वेला का समय अलग अलग होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि शिव परमात्मा का द्वार या अव्यक्त शक्तियों का द्वार 24 खुला रहता है। परमात्मा 24 घंटे अवेलेबल है। परमात्मा के दिव्य दरबार में सुबह दोपहर शाम और रात्रि होती ही नहीं। समय वहां होता ही नहीं। बात सिर्फ हमारी स्वयं की ऊर्जा और वातावरण की ऊर्जा के सहयोग की होती है। स्वयं की प्रकृति, स्वभाव और मानसिक स्थिति को देखें, समझना होता है। 24 घंटों में जिस समय आप स्वयं को अधिक ऊर्जावान तरोताजा अनुभव करें, उस समय विशेष राजयोग का अभ्यास करने का रूटीन बनाएं। सबकी आहारचर्या में भी भिन्नता हो सकती है। एक अर्थ में यह जरूरी नहीं है कि सब तीव्र पुरुषार्थियों का आहार भी एक जैसा ही हो। आश्चर्य की बात नहीं कि सबके आहार की गुणवत्ता और आवश्यकता भी जन्मों जन्मों के स्वभाव और संस्कारों के आधार पर अपने आप बनती है। सबके शरीर की केमिस्ट्री और आयु के अनुसार आहार की जरूरतों में भी अंतर हो सकता है। भावार्थ है कि सामान्य जीवन में रहते हुए ज्ञान योग के तीव्र पुरुषार्थियों के लिए विधि शैली और मूलभूत जरूरतें अलग अलग हो सकती हैं। यदि इन दोनों प्रकार के तीव्र पुरुषार्थियों को क्रम देना हो, हम कह सकते हैं कि योग एक ऐसा विषय है जो सर्वाधिक सहज, सरल और कठिन है। योग का विषय तुलनात्मक रूप से अत्यंत सूक्ष्म और जरा ज्यादा मेहनत वाला विषय है। इसमें तीव्र पुरुषार्थियों को हायर डायमेंशन की ओर आंतरिक यात्रा में अग्रसर होना होता है। जैसे समतल मैदान में चलने में मेहनत नहीं लगती है, लेकिन जब पहाड़ की ऊंचाई चढ़नी हो तो उसमें मेहनत लगती है। योग का और ज्ञान का तीव्र पुरुषार्थ भी एक पहाड़ की चढ़ाई जैसा ही है। अपनी मंजिल पर समतल पर चलने वाले और पहाड़ पर चढ़ने वाले दोनों ही पहुंचते हैं, लेकिन दोनों के यात्रा पथ और अनुभव अलग अलग होते हैं। इसीलिए इन दोनों प्रकार के तीव्र पुरुषार्थियों में थोड़ा सा 19 और 20 वाला अंतर तो होता है। इसी अंतर के आधार पर दोनों की प्राप्तियों और भूमिकाओं में भी अंतर होता है। ये दोनों ही प्रकार के तीव्र पुरुषार्थ करने वाले तीव्र पुरुषार्थियों में भी नंबरवार परसेंटेज वाले होते हैं। तीव्र पुरुषार्थ के इन दोनों कैटेगरीज की अल्केमी कुछ ऐसी है कि ये एक दूसरे के लिए परिपूरकता का काम करती हैं। जब एक बढ़ता है तो उसके पॉजिटिव असर से दूसरे का बढ़ना भी आसान हो जाता है। यानी कि दोनों प्रकार के तीव्र पुरुषार्थी अपनी अपनी प्रधानता की स्थिति में रहते हुए भी परस्पर सहयोगी बने रहते हैं।